दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक और केवल मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इस कहानी में किसी व्यक्ति भावना या वास्तविकता को प्रकट नहीं किया गया है। अगर आप 45 नॉवल बॉय चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो पहुंचाते रहे। एपिसोड 11, नर्क की आग। जब सत्य ने उस जमीन की तरफ देखा जहां पर उसने बिजली की चाबुक से मारा था, वहां एक बड़ा गड्ढा हो गया था और उस गड्ढे में सत्य को कोई चीज नजर आ रहा था जिसके कारण उसके चेहरे पर एक हैरानी आ गया था। असल में उस गड्ढे में एक चमचमाता हुआ एक गोला था जिससे बहुत तेज गर्मी निकल रहा था। जब सत्य ने उस गोले को देखा तो उसने हैरानी से कहा, यह तो नर्क के आग की बीज है। थोड़ी देर हैरान रहने के बाद सत्य ने उस लावा जैसे गर्म जगह पर चला गया। उस शक्ति बीज के गर्मी के कारण वहां की सारी जमीन लावा जैसा हो गया था, जिसके कारण अग्रवाल खानदान के लोगों का मानो गर्मी से बुरा हाल हो गया था और वह सभी पसीने से भीग गया था। जब सत्य ने उन सब की हालत देखा तो उसने उस शक्ति बीज को अपने हाथों में ले लिया और सत्य ने एक ही झटके में उस शक्ति बीज को निगल गया। जब राज अग्रवाल ने सत्य को वह शक्ति बीज निगलते देखा तो वह काफी घबरा गए कि कहीं उस शक्ति बीज के गर्मी के कारण वह जल न जाए। पर सत्य को तो उस लावे से ज्यादा गर्म शक्ति बीज को खाने के बाद तो मानो उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जब ये सब अग्रवाल खानदान के लोगों ने देखा तो वह सभी काफी हैरान हो गए। उन सबको तो यही लगा था कि कहीं वह शक्ति बीज उसे जला न दे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और सत्य ने अपने अंदर ताकत बढ़ते हुए महसूस कर रहा था। और फिर उसने अपने मन में ही कहा, अगर ये नर्क के आग की शक्ति बीज कुछ 10,000 साल पुराना होता तो मेरी शक्ति और बढ़ जाती। इन सभी विचारों को अपने मन से निकालते हुए राज अग्रवाल से कहा, जो कि आपकी दिक्कत अब खत्म हो गया है तो अब मैं अपना घर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर राज अग्रवाल ने कहा, क्यों ना आप हमारे यहाँ ही रात का खाना खा ले। ये सुनकर सत्य ने कहा, नहीं, अब मुझे जाना होगा। ये सुनकर राज अग्रवाल ने नाखुश लगते हुए कहा, ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, पर मैं तो यही कहूंगा कि आप आज रात का खाना मेरे घर में ही खाए। ये सुनकर सत्य ने कुछ नहीं कहा और अपने घर की तरफ बढ़ गया। जब राज अग्रवाल ने सत्य को जाते हुए देखा तो वह अपना सिर हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और राज अग्रवाल ने काजल को बुलाया और काजल से राज अग्रवाल ने कहा, तुम जाओ और मिस्टर सत्य को उसके घर को छोड़ दो। ये सुनकर काजल ने हाँ में सिर हिला दिया और वह अपनी गाड़ी को पार्किंग से निकालकर सत्य के पीछे चला गया। और सत्य के पास जाते ही काजल ने अपनी गाड़ी रोक दिया और ये देखकर कि काजल की गाड़ी है तो सत्य ने बिना कुछ कहे ही सत्य काजल की गाड़ी में बैठ गया। और काजल ने भी अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और सत्य के घर की तरफ बढ़ गया। सत्य के घर के बाहर गाड़ी रोकते ही सत्य गाड़ी से बाहर निकल गया और अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि तभी काजल बोली, मिस्टर सत्य, कल आप तैयार रहिएगा, कल मैं यूनिवर्सिटी के बाद आपको लेने आऊँगा। ये सुनकर सत्य ने कुछ भी नहीं कहा और अपने घर की तरफ बढ़ गया। और जब काजल ने ये देखा कि सत्य बिना कुछ बोले ही चला गया तो काजल ने कहा, ये कितना अकड़ू इंसान है, पर मुझे ये बहुत पसंद है। और वह अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वहां से अपने घर तरफ चली गई। और सत्य अपने घर आते ही रात का खाना खाया और सोने चला गया। सुबह होते ही सत्य ने अपना नाश्ता खत्म किया और अपने यूनिवर्सिटी की ओर चला गया। यूनिवर्सिटी आते ही सत्य के पास एक लड़की आया और उसने सत्य से कहा, आपको प्रिंसिपल मैम ने बुलाया है। ये सुनकर सत्य ने बिना कोई भाव लाते हुए कहा, ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। ये सुनकर वह लड़की ने कुछ नहीं कहा और आगे आगे चली गई और सत्य भी उसके पीछे पीछे मीटिंग हॉल में चले आया। और जब सत्य मीटिंग हॉल में पहुंचा तो सत्य ने देखा कि रूपेश के हाथ पैर और गले में पट्टी बंधा हुआ था। जब सत्य ने आचार्य रूपेश को देखा तो उसने आचार्य रूपेश को अपने ठंडे भाव से देखने लगा और जब सभी आचार्यों ने ये सत्य को देखा तो वह सब काफी हैरान हो गया। उन सभी को तो लगा था कि सत्य कम से कम 30 साल का तो होगा ही, पर यहाँ तो सत्य केवल 18 साल का ही था। और जब सभी आचार्यों ने सत्य को एक नज़र देखा और फिर आचार्य रूपेश को एक झलक देखा तो आचार्य रूपेश देख लिया था कि उन सभी के आंखों में अपने लिए मजाक उड़ाने की भाव देख लिया था। और आचार्य रूपेश ने उन सभी से दबी आवाज में कहा कि अभी तुम इस लड़के की ताकत को अभी नहीं देखा है, जब देख लोगे तो तुम सबको पता चल जाएगा कि ये लड़का जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है।
ये सुनकर वह सभी सत्य की तरफ देखा, और जब सभी आचार्यों ने देखा कि सत्य उन सभी को अपने ठंडे नज़रों से देख रहा है, तो उन सबको सत्य की नज़रों से डर लगने लगा था, और जो सभी आचार्य सत्य को सजा देना चाहते थे वह अब सत्य के आते ही बिल्कुल खामोश हो गया था, मानो उसमें कुछ बोलने की ताकत ही नहीं बची हो। और जब प्रिंसिपल सोनिया ने देखा कि वह सभी आचार्य कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, तो उसने अपने मीठी आवाज में बोली, तो अब आप सभी बताइए कि आप सभी को सत्य से क्या बात करनी थी। ये सुनकर सभी आचार्यों ने किसी तरह अपने डर को छुपाते हुए कहा, हाँ, हम सभी यही कहना चाहते थे कि सत्य को आचार्य रूपेश से माफी मांगनी होगी। ये सुनकर सत्य ने एक नज़र उन सभी आचार्यों को देखा तो वह सभी आचार्य डर गए, पर ये सोचते हुए कि वह सभी आचार्य है, इसलिए उन सभी के पास थोड़ी हिम्मत आ गया, और उन सभी आचार्यों ने कहा, सत्य तुम्हें आचार्य रूपेश से माफी मांगने ही होगी। तो आखिर क्या होगा आगे? क्या सत्य आचार्य रूपेश से माफी मांगेगा या फिर सत्य उन सभी आचार्यों को सबक सिखाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों, आप हमें कुछ विलेन के नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एपिसोड 12, सत्य ने आचार्यों का किया बुरा हाल। सभी आचार्यों की बातों को सुनकर सत्य अपने ठंडी आवाज में कहा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो इसलिए मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, और किसी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं उसकी हालत भी आचार्य रूपेश की तरह कर दूंगा। ये सुनकर सभी आचार्यों ने प्रिंसिपल सोनिया की तरफ देखा और बोला, प्रिंसिपल सोनिया, इसमें आप क्या कुछ भी नहीं बोलने वाली हो? ये सुनकर प्रिंसिपल सोनिया ने अपने मीठी आवाज में कहा, इस मामले को तो आप सभी ने ही इतनी हवा दी है, तो इसमें मैं आप सभी की कोई मदद नहीं करूंगी। ये सुनकर सभी आचार्यों ने कहा, तो ठीक है, तो और अब हम सभी अपने ही भाषा में समझाएंगे। ये सुनकर प्रिंसिपल सोनिया ने कहा, तो फिर ठीक है, तो सत्य अगर आप सभी की भी हालत खराब कर देता है तो आप सभी मुझसे कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। ये सुनकर उन सभी आचार्यों ने तो पहले थोड़ा परेशान हुआ और कुछ समय बाद बोला, ठीक है, तो डील डन करते हैं। ये सुनकर प्रिंसिपल सोनिया बोली, तो फिर मेरी ओर से भी ओके है। ये सुनकर सभी आचार्यों के चेहरे पर हंसी आ गई और उसने सत्य की तरफ पलटते हुए कहा, बच्चे, तो तुमने क्या सोचा है? हम सब से माफी मांगोगे या हम सब तुमसे जबरदस्ती तुम्हें अपने घुटने पर बैठा दूं? ये सुनकर सत्य ने अपना कड़क आवाज में कहा, मैंने तुम सबको मौका दिया था अपनी गलतियों को सुधारने का, पर तुम सभी अब वो मौका खो दिया है। ये सुनकर एक आचार्य ने गुस्से से कहा, तो तुमने फैसला कर लिया है कि तुम ऐसे माफी नहीं मांग रहे हो? और इसी के साथ एक आचार्य ने सत्य के ऊपर दबाव बनाया, पर जब उस आचार्य ने देखा कि उसकी शक्ति का सत्य के ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था, तो उस आचार्य ने अपना पूरा शक्ति से दबाव बनाने लगा, लेकिन अभी भी सत्य के ऊपर कोई परवाह होते हुए नहीं देखा, तो उस आचार्य ने दबाव बनाना बंद कर दिया और अपने हाथों में पावर्स लाते हुए सत्य को मुक्का मारने के लिए आगे बढ़ गया। ये देखकर सत्य ने अपने एक हाथ से ही उस वार को रोक दिया, और जब सत्य ने आचार्य के मुक्के को रोका तो एक जोरदार धमाका हुआ और उस हॉल में धूल मिट्टी उड़ने लगा। जब सत्य ने उस आचार्य के हमले को देखकर बोला, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तो तुम सब एक साथ आओ। और जब प्रिंसिपल सोनिया ने सत्य की बातों को सुना तो सत्य से बोली, क्या तुम अपने हैंडसम चेहरे को क्यों खराब करवाना चाहते हो? ये सुनकर सभी आचार्य पहले तो थोड़ा हैरान हो गया और फिर सभी हाँ में सिर हिलाते हुए वह अभी सत्य के तरफ बढ़ गया, और ये देखकर सत्य के चेहरे पर थोड़ा सा मुस्कान आ गया और उन सभी आचार्यों को हमला करने को कहा। ये सुनकर सभी आचार्य गुस्से से भर गया, और आखिर ऐसा हो भी क्यों न, आखिर सत्य तो केवल उस यूनिवर्सिटी का एकमात्र स्टूडेंट था और वह सभी सत्य की तरफ बढ़ गया। ये देखकर भी सत्य के चेहरे का भाव नहीं बदला और वह सभी अपना अपना तकनीक का उपयोग करने लगा। पहले आचार्य ने सत्य की तरफ अपना मुक्के से मारा, पर सत्य ने उस आचार्य के हमले को भी एक हाथों से ही रोक दिया, जिसके कारण वह आचार्य काफी पीछे हट गया, और तभी दूसरे आचार्य ने भी अपना हमला कर दिया और उसकी हमले को भी सत्य ने एक ही हाथ से रोक दिया, और वह आचार्य कुछ कदम पीछे हट गया, और एक बार फिर से वो सभी अपने अपने सबसे ताकतवर तकनीक का उपयोग किया। पर इस बार उन सभी के तकनीक पहले से काफी भयानक था, जिसे देखकर प्रिंसिपल सोनिया के चेहरे पर थोड़ा सा घबराहट आ गया, पर उसने कुछ भी नहीं बोली और चुपचाप उस मुकाबले को देखने लगी।
तभी एक आचार्य ने सत्य से कहा, सत्य तुम्हारे पास अभी भी मौका है, चुपचाप हार मान लो वरना तुम पर मजबूरी में हमें हमला करना होगा। ये सुनकर सत्य ने कुछ नहीं कहा और शांति से खड़ा होकर सभी आचार्यों का हमला करने का इंतजार करने लगा। ये देखकर एक आचार्य को रहा नहीं गया और उसने हमला कर दिया, पर सत्य ने उसकी हमले को एक फूंक से ही उसी पर लौटा दिया और वह हमला उसी आचार्य को जाकर लगा। ये देखकर उन सभी आचार्यों को भी रहा नहीं गया और उन सभी ने अपना हमला कर दिया, पर सत्य ने एक ही मौके में सारा हमले को एक बार में ही रोक दिया, जिसके कारण उस हॉल में चारों तरफ के फर्श के तो कई टुकड़े हो गया और जहां जहां सत्य की सफ़ेद ऊर्जा गिर रहा था वहां का तो सारा चीज़ों को बर्बाद कर रहा था। और जब धूल और मिट्टी साफ हुआ तो प्रिंसिपल मैम ने देखा कि वह हॉल पूरी तरह बर्बाद हो गया था। ये देखकर प्रिंसिपल सोनिया ने अपने मन में ही कहा, मुझे नहीं लगा था कि ये लड़का इतना ताकतवर होगा। और उस हॉल की हालत देखकर प्रिंसिपल सोनिया आहे भरने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब सभी आचार्यों ने ये देखा कि उसके वार का कोई असर नहीं हुआ तो उन सभी के चेहरे पर डर नजर आने लगा और सत्य ने अपना हाथ ऊपर उठाया। सत्य के हाथ उठाते ही उस हॉल में एक भारी दबाव बनने लगा, जिसके कारण वह सभी आचार्यों के मुंह से खून निकलने लगा और सभी आचार्यों की पैर कांपने लगा, उन सभी के पैरों की हड्डी टूट गया। सत्य के शक्ति का दबाव न केवल उस आचार्यों को सामना करना पड़ रहा था बल्कि प्रिंसिपल सोनिया को भी करना पड़ रहा था, जो इस यूनिवर्सिटी में सबसे ताकतवर थी, पर उसे भी सत्य के शक्ति का दबाव का सामना नहीं कर पा रही थी। इससे वह अंदाजा लगा सकती थी कि उन सभी आचार्यों पर कितना दबाव पड़ रहा होगा। तभी सोनिया ने किसी तरह से बोली, सत्य अपना दबाव कम करो, हम सबको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सुनकर सत्य ने अपना हाथ को नीचे कर लिया, जिससे बनी हुई दबाव हट गया, जिससे उन सभी आचार्यों को जान में जान आई। अपना दबाव हटने के बाद सत्य ने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया। सत्य के जाते ही एक आदमी अपने कुछ आदमी के साथ सत्य को खोजता हुआ वहां आ गया और उसने जब मीटिंग हॉल को देखा तो उसके भाव ही बदल गया। तो आखिर कौन है वो लोग जो अभी अभी हॉल में आया है और हॉल की हालत को देखकर उसका भाव क्यों बदल जाता है? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ एपिसोड 13 सत्य के जिंदगी की सच्चाई। और जब वह आदमी उस हॉल में आया तो देखा कि सारे आचार्यों का बुरा हाल है। देख वह काफ़ी हैरान हो गया और जब उसकी नज़र प्रिंसिपल मैम पर पड़ा तो वह काफ़ी हैरान हो गया। और जब उस आदमी की नज़र आसपास पड़ी तो वह समझ गया कि यहाँ कुछ ही समय पहले बहुत ही बड़ा और भयानक लड़ाई हुआ था। पर वह ये भी समझ गया कि ये काम किसी दुश्मन का तो नहीं है। और फिर वह आचार्यों की हालत देख हंसते हुए कहा, लगता है कि तुमने किसी ताकतवर इंसान को नाराज किया है जिसकी सज़ा तुम्हें मिली है। ये सुनकर सभी आचार्य किसी तरह खड़े होते हुए कहा, लगता है कि तुम्हें हमारी हालत देखकर बहुत मज़ा आ रहा है। ये सुनकर महेश शुक्ला ने हड्डियों को मजबूत करने वाली की एक बोतल उन आचार्यों की तरफ फेंक दिया। गोली लेने के कुछ देर बाद ही वह सभी आचार्य थोड़ा ठीक हुआ और महेश शुक्ला प्रिंसिपल सोनिया की तरफ बढ़ गया और उसे उठाते हुए कहा, तो फिर मुझे ये बताओ कि तुम सब की आखिर ये हालत किसने की है? आखिर तुम सभी ने कौन से ताकतवर इंसान को नाराज किया है? ये सुनकर एक आचार्य ने बोला, हमने किसी को भी नाराज नहीं किया है। ये सुनकर महेश शुक्ला ने थोड़ा हंसते हुए ही कहा, अच्छा तो तुम सभी ये कहना चाहते हो कि तुम सभी की हालत अपने आप ही खराब हो गई है। ये सुनकर दूसरे आचार्य ने आहे भरते हुए कहा, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमारी हालत तो वह आचार्य इतना बोलने ही वाला था कि तभी महेश शुक्ला बोला, खैर ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि जिस लड़के ने मेरे बेटा का जिसने अपहरण किया था वो लड़का कहाँ है? ये सुनकर सभी आचार्यों के चेहरे पर डर छा गया। उन आचार्यों के चेहरे पर डर को देख महेश शुक्ला थोड़ा सा चौंक गया और उसने हंसते हुए ही कहा, तुम सबके चेहरे पर तो ऐसे डर झलक रहा है जैसे मानो मैंने किसी भूत का नाम ले लिया है। ये सुनकर उस आचार्यों को थोड़ा सा शर्मिंदगी महसूस हुई और एक आचार्य ने अपने मन में ही सोचते हुए कहा, ये जिस लड़के की नाम ले रहा है वह तो किसी शैतान से भी बढ़कर है। और उसने अपने मन में ही सोचा, अगर शुक्ला खानदान उस शैतान लड़के से अपने बेटे जोरावर का बदला लेना चाहता है तो मुझे यकीन है कि शुक्ला खानदान का कोई भी इंसान, यहाँ तक कि पूरा शुक्ला खानदान एक साथ भी हमला करता है तो भी वो उस शैतान लड़के का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा।
और शुक्ला खानदान रातों रात बर्बाद हो जाएगा। और वह आचार्य अपने सोच से बाहर आते हुए कहा, पर तुम उस लड़के को क्यों खोज रहे हो? अगर तुम उस लड़के से अपने बेटे का अपंग होने की वजह से यहाँ आए हो तो मैं यही कहूँगा कि तुम उस लड़के से बदला लेने का ख्यालात छोड़ दो। ये सुनकर महेश अपना पुराना वाला मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं उस लड़के से यहाँ कोई बदला लेने नहीं आया हूँ। ये सुनकर वो सभी आचार्य ने चैन की सांसें लेते हुए कहा, तुम उस लड़के से दूर रहोगे तो ही तुम्हारा और तुम्हारे खानदान की भलाई है। ये सुनकर महेश ने गंभीर होते हुए कहा, आखिर बात क्या है? ये सुनकर उस आचार्य ने बिना अपनी इज्जत की परवाह करते हुए कहा, वो असल में बात यह है कि जब वह लड़का यूनिवर्सिटी में आया तो हम सभी आचार्यों ने उस लड़के से माफ़ी मांगने के लिए कहा, पर जब वह नहीं माना तो हमें लगा कि हम उसे अपनी ताकत दिखाकर माफ़ी मंगवा लेंगे, पर उस लड़के ने हम माफ़ी मांगने के लिए ज़बरदस्ती करने के कारण उस लड़के ने हमारे ही ऐसी हालत कर दी। ये सुनकर महेश शुक्ला ने हैरान होते हुए कहा, क्या तुम सभी की हालत उस लड़के ने ही की है? ये सुनकर सभी आचार्यों ने भी ना चाहते हुए भी हाँ में सिर हिलाया। तो महेश शुक्ला ने उन सब की हालत समझते हुए कहा, अच्छा तो फिर क्या तुम उस लड़के के बारे में कुछ जानते हो? और इतना कहकर महेश शुक्ला ने प्रिंसिपल मैम की तरफ देखा। जब प्रिंसिपल मैम ने देखा कि महेश उसे ही घूर रहा है तो उसने एक गहरी सांस ली और बोली, वो लड़का बहुत रहस्यमयी है। जब उसने जोरावर को मारा था तो मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की थी, पर मुझे भी ज़्यादा कुछ भी पता नहीं चल पाया। ये सुनकर महेश ने आगे पूछा, तो आप क्या जानते हैं इसके बारे में? ये सुनकर प्रिंसिपल मैम ने बोली, जहाँ तक मैं पता लगाया हूँ उसके अनुसार सत्य कुछ महीने पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और तभी से वो कोमा में ही था और वो कुछ ही हफ्ते पहले ठीक हुआ है। पर यह कहकर प्रिंसिपल मैम रुक गई और तभी महेश ने पूछा, पर क्या प्रिंसिपल मैम? ये सुनकर वो एक पल को रुकी और अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहा, एक्सीडेंट से पहले वह एक साधारण लड़का था, पर जब से वह कोमा से बाहर आया तो वह काफ़ी शक्तिशाली हो गया था और उस लड़के की ताकत आज आचार्यों ने भी देख लिया। जब सभी आचार्यों ने ये सुना कि सत्य कुछ महीने पहले एक साधारण लड़का था तो वह सभी डर से कांपने लगे और कहा, इतनी जल्दी तो शैतान भी इतना ताकतवर नहीं हो सकता। और वह सभी आचार्य दिल ही दिल में ईश्वर को धन्यवाद दिया कि उसने सत्य के हाथों से मरने से बचा लिया। और जब महेश ने ये सब सुना तो उसे तो चक्कर आने लगा और खुद को संभालते हुए कहा, चाहे जो भी हो पर सत्य को तो आज मैं अपने साथ शुक्ला पैलेस में लेके ही जाऊंगा। और इतना कहकर महेश ने प्रिंसिपल मैम की तरफ देखा और कहा, आप सत्य को यहाँ बुलाइए। सत्य को वहाँ बुलाने की बात सुनकर सभी आचार्य डर से भर गया। तो क्या होगा अब आगे? क्या सत्य महेश के साथ जाएगा? आखिर महेश सत्य को क्यों ले जाना चाहता है? अगर सत्य ने जाने से मना कर दिया तो क्या होगा? क्या मल्होत्रा खानदान की तरह सत्य शुक्ला खानदान को भी कहीं बर्बाद तो नहीं कर देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एपिसोड 14, नर्क के भयानक आग में हमेशा जलते रहो। सभी आचार्यों को डरते देख महेश ने हंसते हुए कहा, आप सभी चिंता मत कीजिए, हमारा खानदान सत्य से कोई बदला लेने नहीं आया है, बल्कि हम तो सत्य से यहाँ मदद मांगने आया हूँ। ये सुनकर सभी आचार्यों ने राहत की सांस ली। कुछ समय के लिए तो उस सभी आचार्यों को लगा कि शुक्ला खानदान सत्य से बदला लेने जाने वाला है और सत्य के हाथों बर्बाद होने वाला है। पर महेश की बात सुनकर उन सभी आचार्यों को लगा था कि वह अपने यूनिवर्सिटी की एक साथी को खोने वाला है। पर अब वो सभी चैन के सांसें ले रहे थे कि शुक्ला खानदान सत्य से बदला नहीं लेने आया है बल्कि सत्य से मदद मांगने आया है। तभी एक आचार्य बोला, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि सत्य तुम्हारा मदद करेगा? ये सुनकर महेश अपने होठों पर एक स्माइल लाते हुए कहा, अगर सत्य हमारा मदद करता है तो हम अपनी कंपनी के एक बड़ा शेयर होल्डर बना देंगे। ये सुनकर आचार्य बोला, हाँ अब तो मुझे भी लगता है कि सत्य इस ऑफर को मना नहीं करेगा और वो शुक्ला खानदान की मदद के लिए तैयार हो जाएगा। वो सभी आपस में बातें कर ही रहा था कि पीछे से सत्य आ गया और बोला, कहिए क्या बात है? ये सुनकर महेश शुक्ला बोला, हमें आपकी मदद चाहिए। इतना बोलते ही वह पीछे पलटकर सत्य को देखता है
तो वह काफी हैरान हो गया। आखिर महेश हैरान हो भी क्यों न, आखिर में सत्य मात्र केवल 18 साल का एक लड़का है। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये लड़का जिसने जोरावर और आचार्यों की बुरा हालत किया था वह एक 18 साल का लड़का होगा। और जब महेश ने आचार्यों की तरफ देखा तो उसने देखा कि सत्य को देखते ही सभी आचार्यों की हाथ और पैर कांपने लगा। ये देखकर महेश समझ गया कि असलम में सत्य वही 18 साल का लड़का है। और फिर उसने गंभीरता से बोला, मिस्टर सत्य, आपको मेरे पिताजी ने कुछ बहुत ही जरूरी से काम से बुलाया है। ये सुनकर सत्य को समझ में आ गया कि आखिर शुक्ला खानदान के मुखिया उनसे क्यों मिलना चाहता है। और सत्य बिना किसी भाव के बोला, ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर महेश वहां से उठा और खुद ही गाड़ी लेने के लिए वहां से चला गया। और जब महेश गाड़ी लेकर आया तो सत्य ने भी बिना कोई देरी किए महेश के गाड़ी में बैठ गया और महेश के गाड़ी के पीछे पीछे आने लगा। और जल्द ही वह सभी लोग शुक्ला पैलेस की ओर चल दिया। और इधर शुक्ला खानदान के मुखिया और रेवती बेसब्री से महेश के आने का इंतजार करने लगा। और कुछ ही देर में शुक्ला खानदान के मुखिया और रेवती के कानों में किसी गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज आए और वह दोनों जल्दी से गेट की ओर भागा। जब उन दोनों ने देखा कि महेश सत्य को लेकर आ गया है तो वह दोनों काफी खुश हो गया, मानो किसी प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। पर सत्य को देखते ही शुक्ला खानदान के मुखिया और रेवती के तो मानो होश ही उड़ गई हो। और शुक्ला खानदान के मुखिया ने थोड़ा गुस्सा करते हुए महेश से बोला कि ये तुम किस बच्चे को उठा के ले आए, ही मैंने तुम्हें जोरावर को अपंग बनाने वाले को लाने के लिए कहा था न, तो फिर ये सब क्या है। अपने पिता के बातों को सुनकर महेश शांति से बोला, पापा, यही मिस्टर सत्य जिसने जोरावर को अपंग बनाया था। ये सुनकर रेवती ने सत्य से कहा, तुम तो सच में काफी जवान हो। जब जोरावर ने मुझे बताया था कि उसे मारने वाला लड़का काफी जवान है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतने जवान निकलोगे। ये सुनकर सत्य ने रेवती को कुछ नहीं कहा और शुक्ला खानदान के मुखिया की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैं जानता हूं कि आप मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। ये सुनकर शुक्ला खानदान के मुखिया महेश की तरफ देखा, पर जब महेश ने ना में अपना सिर हिलाते हुए देखा तो वह काफी हैरान हो गया और कहा, तो फिर आप ये भी जानते होंगे कि आपको करना क्या है। ये सुनकर सत्य ने हाँ में सिर हिलाया और जोरावर के पास ले जाने का इशारा किया। ये देखकर रेवती ने सत्य को लेकर जोरावर के कमरे की तरफ ले जाने लगी। और जब सत्य जोरावर के कमरे में आया तो जोरावर सत्य को देखते ही काफी डरने लगा। और तभी सत्य ने जोरावर के शरीर पर एक मुक्का मारा और जोर से चलाया, बाहर आओ। और सत्य के इतना कहते ही जोरावर के शरीर काला धुआं निकलने लगा और सत्य ने हवा में ही किसी की गर्दन को पकड़ लिया। और तभी सत्य ने जिसका गर्दन पकड़ा था उससे कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे छुप सकते हो? तो अब जल्दी से सबके सामने आओ। इतना सुनकर वह ना चाहते हुए भी उसे खुद को दिखाना पड़ा। और जब सबने उसको देखा जिसकी गर्दन सत्य ने पकड़ा हुआ था, तो उस साया को देखकर सभी लोग डर गए। और सत्य ने अपने हाथों में एक काला आग को लाया और उस परछाई से कहा, क्या तुम जानते हो कि ये क्या है? ये सुनकर उस काली परछाई ने बहुत ही मुश्किल से ना में सिर हिलाया। तभी सत्य ने हंसते हुए कहा, यह वही आग है जिसको सभी इंसान और शैतान झूठ समझते थे। तो अब इसमें हमेशा के लिए तुम सभी जलते रहोगे। ये सुनकर उस काली परछाई के आंखों में उस आग का डर नजर आने लगा और सत्य से उसे छोड़ने के लिए गुहार लगाने लगे। ये सब देखकर सत्य ने अपने ठंडे आवाज में कहा, मेरे इस दुनिया में आने तक का तुम्हारे पास समय था, पर तुम सभी ने गुमान में आकर इसे झूठ लाया, तो अब ईश्वर के आग में हमेशा जलते रहने का मजा चखो। और इतना कहते ही वह काली परछाई को जलाकर राख कर दिया। और जोरावर जो कि बेहोश हो गया था उसके सर पर अपना हाथ रखा और अपना ऊर्जा से जोरावर के शरीर की सारा हड्डियों को जोड़ दिया। और कुछ ही समय में जोरावर उठ गया और जब जोरावर उठा तो वो किसी को भी पहचान नहीं रहा था। तो आखिर क्या होगा आगे? जोरावर क्यों नहीं पहचान रहा है अपने ही खानदान को? कहीं सत्य ने तो नहीं उसकी यादें मिटा दी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एपिसोड 15 शैतानों का खात्मा। जब सत्य ने जोरावर की बातें सुना तो सत्य ने जोरावर के मां से कहा, आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही इसे सब कुछ याद आ जाएगा। ये सुनकर रेवती ने हाँ में सिर हिलाया और जोरावर को लेकर कमरे में चली गई और जोरावर को आराम करने के लिए कहा। और रेवती महेश और शुक्ला खानदान के मुखिया सत्य को लेकर हॉल की तरफ ले जाने लगा।
सत्य हॉल की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी उसका कदम एकदम से रुक गया। और सत्य अपने बाएं ओर की दिशा में अपने ठंडे नजरों से देखने लगा। और जब रेवती ने देखा कि सत्य बाई ओर की दिशा में देख रहा है तो उसने मुस्कुराती हुई कही, सत्य बेटा तुम उस तरफ क्यों देख रहे हो? तभी सत्य ने पूछा, उस तरफ क्या है? जब रेवती ने सत्य का सवाल सुना तो मानो उसे भी किसी नेगेटिव एनर्जी का वहां होने का एहसास हुआ। और रेवती थोड़ा डरते हुए कहा, उस तरफ तो स्टोर रूम है। तभी सत्य बोला, मुझे दिखाइए। ये सुनकर महेश ने रेवती से कहा, तुम किचन में जाओ, मैं मिस्टर सत्य को स्टोर रूम दिखा देता हूँ। ये सुनकर रेवती ने कुछ नहीं कहा और किचन की तरफ चली गई। कई दिनों के बाद रेवती ने आज अपने मन को हल्का महसूस कर रही थी और वह सत्य के लिए अच्छे अच्छे खाना बनाने लगी। और इधर महेश और महेश के पापा सत्य को लेकर स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया और जब सत्य स्टोर रूम के और करीब आया तो उसे नेगेटिव ऊर्जा और भी अधिक महसूस होने लगा। और जब सत्य उस स्टोर रूम में आया तो देखा कि वहां कोई भी नहीं। ये देखकर महेश ने सत्य से कहा, लगता है कि आपको कुछ गलत फहमी हुआ है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर महेश के पापा ने भी कहा, ये सही कह रहा है मिस्टर सत्य, यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये सुनकर सत्य ने महेश और उसके पापा से कहा, आप सभी लोग वह महसूस नहीं कर रहे हैं जो मैं महसूस कर रहा हूँ। ये सुनकर महेश और उसके पापा थोड़ा भ्रमित लगने लगा, पर सत्य ने उसे कुछ नहीं बताया और अपने कठोर भावों के साथ कहा, है जमीन ईश्वर के आदेश से जिस शैतान को तुमने अपने अंदर छुपाया है उसे बाहर फेंक दो। ये सुनकर वहां का जमीन कांपने लगा और जो शैतान सत्य के दर जमीन में छुपा हुआ था उसे मिट्टी ने बाहर फेंक दिया। ये देखकर वह सभी शैतान फिर से कहीं छुपना चाहता था पर उसके भागने का सारा रास्ता बंद हो गया था। ये देखकर कि उन सब की भागने का रास्ता बंद हो गया है तो शैतानों ने हंसकर कहा, बच्चे तुम्हें क्या लगा कि हम सब तुमसे डर जाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा, हम तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा खेल रहे थे। और देखना, हम सब तुम्हें फुटबॉल की तरह लात मार मार कर तुम्हें मार देंगे। ये सुनकर सत्य ने हंसते हुए कहा, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसे मरेगा। और बहुत जल्द ही मैं जब मार कर उसी आग में फेंक दूंगा जिसको तुम झुठलाते थे। इतना सुनते ही उन सभी शैतानों की आंखें खून की तरह लाल हो गया और वह सभी शैतानों ने सत्य पर हमला कर दिया। ये देखकर सत्य के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया और आसमान में काले बादल छा गया और बिजलियां गरजने लगा और सत्य ने अपने हाथों में एक बिजली को पकड़ा और उसी बिजली से उन शैतानों को मारने लगा, जिससे वो सभी शैतान काफी हैरान होके बोला, बॉस इस लड़के के वार से तो हमें चोट लग रहा है। ये सुनकर उनके बॉस ने कुछ सोचते हुए कहा, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि एक इंसान के वार से हमें चोट कैसे लग सकती है। ये सुनकर एक शैतान ने दर्द को सहते हुए कहा, बॉस तो अब हम क्या करें? अगर हम ऐसे ही मार खाते हुए रहे तो हम जल्द ही मारे जाएंगे। ये सुनकर उस शैतानों का बॉस बोला, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम यहाँ से भागे तो भागे कैसे। तभी उसे एक दरार दिखता है। ये देखो वहाँ एक दरार है, चलो हम वहाँ से भागते हैं। अपने बॉस की बातों को सुनकर सभी ने काले धुएं में बदलकर भागने लगा। ये देखकर सत्य ने अपने कठोर आवाज में ही कहा, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो। और इतना कहकर सत्य ने नर्क के आग को बाहर निकाला। उस नर्क के आग को सत्य ने एक पानी के बूंद से भी कम बाहर निकाला, पर उस बूंद में ही इतना गर्मी था कि उस कमरे का जमीन सूरज से भी ज्यादा गर्म हो गया। और जब सभी शैतानों ने ये देखा तो उसने सत्य से पूछा, ये कौन सा आग है? ये सुनकर सत्य ने कहा, ये वही आग है जिसको तुम सभी झुठलाते थे और अब से तुम सभी इसी आग में हमेशा के लिए जलते रहोगे। और जब उस आग से किसी की दर्द से चिल्लाने की आवाज आया तो सभी शैतानों ने उस आग की तरफ देखा तो वह देखा कि वह शैतान तो वही है जो जोरावर के शरीर पर कब्जा कर लिया था। तभी उस शैतानों का बॉस बोला, लगता है कि इसी लड़के ने ही इसकी ये हालत की है। और जब उस शैतान ने देखा कि सत्य ने उस आग को बाहर निकाल लिया है तो उस शैतान ने गिड़गिड़ाते हुए सत्य से बोला, देखो लड़के, ईश्वर से कहो कि वह मुझे इस आग से बाहर निकाले। तभी सत्य ने उस शैतान से कहा, तुम सभी तो ईश्वर और उसके सजा को झुठलाते थे, तो अब हमेशा जलने का मजा चखो। इतना कहते ही सत्य ने उस शैतान से कहा, अब तुम सभी भी हमेशा के लिए आग में जलने का मजा चखो। और इतना कहते ही सत्य के आंखों में एक काला भंवर बना और वह सभी सत्य के आंखों के जरिए नर्क के आग में गिर गया। नर्क के आग में गिरते ही वह सभी शैतान काफी जोर जोर से चिल्लाने लगा और ईश्वर से गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा।
ये देखकर सत्य ने उन सभी को नजरअंदाज किया और उस नर्क की आग को अपने अंदर कर लिया। एपिसोड 16 सत्य का भयानक तकनीक। जब महेश और उसके पापा ने सत्य की शक्ति और इतना ताकतवर तकनीक देखकर महेश और शुक्ला खानदान के मुखिया वो दोनों काफी हैरान रह गया। असल में जब सत्य ने नर्क के आग को बाहर निकाला था तो सत्य ने अपने तकनीक से उन दोनों को फ्रिज कर दिया था। अगर सत्य ने उन दोनों को फ्रिज नहीं किया होता तो नर्क को देखकर वह दोनों मर जाता। इसलिए सत्य ने महेश और उसके पापा को फ्रिज कर दिया था। खैर, महेश की बातों को सुनकर सत्य ने कुछ भी नहीं कहा। जब महेश ने ये देखा कि सत्य ने कुछ भी नहीं कहा तो वह खामोश हो गया। और तभी शुक्ला खानदान के मुखिया बोला, वैसे मैं ये सोच रहा हूँ मिस्टर सत्य, क्यों ना आप हमारे खानदान के लिए एक छोटा सा तकनीक दे। और ये कहकर शुक्ला खानदान के मुखिया चुप हो गया। और जब सत्य ने ये सुना तो वह बिना ज्यादा सोचे ही कहा, ठीक है, मेरे लिए ये कोई ज्यादा बड़ा बात नहीं है, आप बस एक बड़ा सा पत्थर ले आइए। ये सुनकर महेश ने थोड़ा सोचने के बाद बोला, पर मिस्टर सत्य, क्या आप उस पत्थर पर लिख सकते हैं? और ये कहकर महेश को अपने ही बातों पर शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपने मन में ही कहा, जो इंसान बहुत सारा शैतानों को एक बार में ही मार सकता है, उसके लिए पत्थर पर तकनीकें लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। और माफी मांगते हुए वहां से पत्थर को लाने चला गया। और तभी शुक्ला खानदान के मुखिया ने जोरावर के बारे में पूछा, अच्छा मिस्टर सत्य, तो आप ये बताइए कि जोरावर के शरीर में वो परछाई कब घुस गया था? ये सुनकर सत्य ने गंभीरता से कहा, इस बारे में आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उस शैतान को मार दिया है, तो जल्द ही जोरावर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और उस परछाई के वजह से जो अजीब व्यवहार कर रहा था वो भी मैंने ठीक कर दिया है। ये सुनकर शुक्ला खानदान के मुखिया ने अपने चेहरे को गंभीर बनाते हुए कहा, मिस्टर सत्य, मैं ये बात जान गया हूँ कि अपने ही मल्होत्रा खानदान को बर्बाद किया है। ये सुनकर सत्य ने शांति से कहा, तो इसमें हैरानी की क्या बात है, ये मैं तो पहले से ही जानता हूँ कि ये बात ज़्यादा दिनों तक नहीं छुप सकता। पर तभी शुक्ला खानदान के मुखिया ने गंभीर भाव बनाते हुए कहा, पर ये आप नहीं जानते होंगे कि आपने पूरी तरह से मल्होत्रा खानदान को बर्बाद नहीं किया है। और जल्द ही मल्होत्रा खानदान के पुराना मुखिया को ये पता चल गया है कि किसी ने उसकी खानदान को बर्बाद कर दिया है। ये सुनकर सत्य ने कहा, अगर वह मेरे काम में टांग अड़ाता है तो मैं उसे भी मार दूंगा। ये सुनते ही शुक्ला खानदान के मुखिया ने कहा, पर वह शैतान बहुत ताकतवर है और उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। ये सुनते ही सत्य बोला, मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि वह कितना शक्तिशाली है। शुक्ला खानदान के मुखिया और सत्य ये सभी बातें कर ही रहा था कि तभी महेश एक बड़ा पत्थर लेकर आता है और कहता है, ये लीजिए मिस्टर सत्य। और फिर सत्य अपने उंगली से उस पत्थर पर तकनीक लिखने लगता है। और अपना काम खत्म करने के बाद सत्य ने शुक्ला खानदान के मुखिया के तरफ देखा और कहा, ये तकनीक मैंने खास आपके खानदान के लिए लिखा है और आपके खानदान के अलावा इसे कोई सीख भी लेता है तो वह इसका उपयोग नहीं कर सकता है, तो आप इस तकनीक के चोरी होने की चिंता करने की जरूर नहीं है। ये सुनकर शुक्ला खानदान के मुखिया राहत की सांस लेने लगता है। दरअसल उसे भी यही चिंता था कि कहीं सत्य के द्वारा दिया गया तकनीक कहीं चोरी ना हो जाए, पर सत्य ने तो मानो उसकी सारा चिंता ही खत्म कर दिया हो। और इतना कहते ही सत्य ने शुक्ला खानदान के मुखिया से कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। ये सुनकर शुक्ला खानदान के मुखिया ने सत्य से कहा, अब आपने हमारा इतना मदद की है तो क्यों ना आप हमारे यहाँ ही आज का खाना खा के जाए। ये सुनते ही सत्य ने ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं, मुझे कुछ और भी काम है। ये सुनते ही शुक्ला खानदान के मुखिया सत्य को रोकना चाहता था पर वो कुछ भी नहीं बोल पाया और महेश की तरफ देखा। महेश भी समझ गया कि उसके पिता उससे क्या कहना चाहते हैं और उसने हाँ में सिर हिलाया और अपना गाड़ी लेकर सत्य के सामने रोक दिया। और सत्य गाड़ी में बैठ गया और महेश ने गाड़ी को स्टार्ट किया और पटना यूनिवर्सिटी की ओर ले जाने लगा। जब महेश सत्य को ले ही जा रहा था कि उसने अचानक से गाड़ी की ब्रेक लगा दिया और सत्य ने जब पूछा तो महेश ने बताया कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहा है। ये सुनते ही सत्य गाड़ी से बाहर आ गया और जब महेश सत्य को रोकना चाहा पर इसके लिए काफी देर हो गया था। अब तो सत्य उस गुंडों की तरफ बढ़ गया था। और जब उस गुंडों ने देखा कि उस लड़की को बचाने एक लड़का आया है तो वह सभी गुंडों ने सत्य से कहा, बच्चे तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो?
और जब उस लड़की ने देखा कि सत्य उसे बचाने आया है तो उस लड़की ने बिना कुछ भी सोचे सत्य के पीछे आके छुप गई और अपनी मीठी आवाज में बोली, प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये सभी गुंडे मेरी माँ की लॉकेट को छीनना चाहता है। ये सुनकर सत्य ने उन सभी गुंडों की तरफ देखा और गंभीर आवाज में बोला, अगर तुम सब अपना हाथ पैर तोड़वाना नहीं चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ और दोबारा मुझे कभी भी अपना शकल मत दिखाना। ये सुनते ही वो सभी गुंडा काफी गुस्से में आ गया और सत्य को मारने के लिए बढ़ गया। और जब सत्य उन सभी गुंडों को देख ही रहा था कि सत्य की नज़र उनमें से एक गुंडा के हाथों पर पड़ा तो सत्य काफी गुस्से से भर गया। तो आखिर अब क्या होगा आगे? आखिर सत्य ने उस गुंडे के हाथ में क्या देख लिया था जिससे वह गुस्सा हो गया? तो क्या वह सभी गुंडे सत्य के गुस्से को झेल पाएगा? एपिसोड 17 शैतानों का राजा आ गया। जब सत्य ने उस आदमी के हाथों को देखा तो वह गुस्से से भर गया। आखिर सत्य गुस्सा हो भी क्यों ना, उस गुंडे के हाथ से एक अच्छे इंसान का खून जो हुआ है। तभी सत्य ने उन सभी गुंडों से कहा, अब तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ और भागने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि आज तुम सभी अपने कर्मों के लिए हमेशा के लिए नरक के आग में जलने वाले हो। ये सुनकर सभी गुंडों के लीडर बोला, बच्चे तुम्हें पता भी है कि हमारे हाथों कितने लोग मारे गए हैं और आज तुम भी हमारे हाथों ही मरोगे। और इतना कहकर वह गुंडों का लीडर फिर बोला, पहले तो हमें लगा था कि हम सब तुम्हें डराकर भगा देंगे, पर लगता है कि तेरे किस्मत में ज्यादा जीना लिखा ही नहीं है और आज तुम हमारे ही हाथों से मरोगे। ये सुनकर सत्य ने उन सभी गुंडों से कहा, आखिर मैं भी तो देखूं कि तुम सभी में कितना ताकत है। इतना सुनते ही उन सभी गुंडों ने सत्य पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर सत्य ने कुछ नहीं किया और शांति से वहां खड़ा हो गया और वह सभी गुंडों ने एक के बाद एक हमला करना शुरू कर दिया, पर सत्य तो अपने जगह से एक भी इंच नहीं हिला। ये देख कि हमारे वार का सत्य पर कोई असर नहीं हो रहा है तो वह सभी गुंडे काफी डरने लगे। तभी सत्य ने अपने कठोर आवाज में बोला, बुलाओ अपने उस शैतान को जिसकी तुम सभी मानते हो, क्योंकि जितना तुम सभी की गलती है उतना ही उसकी भी गलती है। ये सुनकर सभी गुंडे काफी गुस्सा हो गया और उस गुंडों के लीडर बोला, तुम्हारा इतना हिम्मत कि तुमने हमारे देवता को शैतान कहा। ये सुनकर सत्य ने शांति से उन सभी गुंडों से कहा, शैतान को आखिर शैतान न कही तो क्या कहूं? अब तुम सभी जिंदा रहना चाहते हो तो उस शैतान को यहाँ बुलाओ। ये सुनकर वह सभी गुंडे और भी गुस्से में आ गया, पर वह जानता है कि वह सभी सत्य ने नहीं लड़ सकता है, इसलिए वह सभी गुंडे अपने अपने घुटनों पर बैठ गया और आसमान में देखते हुए कहा, हमारे देवता कृपया हमारे मदद के लिए आइए और इस लड़के को खत्म कर दीजिए। इतना कहते ही वह सभी गुंडे चाकू से अपना अपना हाथों में से खून को निकाला और उस खून को आसमान में भेज दिया। तभी सत्य को एक शक्तिशाली किसी शैतान के आने का आभास हुआ। तभी एक जोरदार आवाज सत्य के कानों में पड़ा और जब सत्य ने सर उठाकर देखा तो उसे नजर आने लगा कि आसमान एक शैतान नजर आने लगा। तभी सत्य ने शांति से कहा, तुमने इन सभी को बहुत ही अच्छे से आंखों में धूल झोंक दी है, जिसके कारण इंसान तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा है कि तुम कोई ईश्वर नहीं बल्कि एक शैतान हो। और तुमने बहुत से लोगों को ईश्वर के राह से दूर कर दिया और खुद को ईश्वर की तरह मनवाने लगे। पर तुमने क्या सोचा था कि ईश्वर तुम्हारे गलतियों की सजा नहीं देगा? तो ये जान लो कि ईश्वर ने तुम्हारे लिए और तुम्हें मानने वालों के लिए दर्दनाक नरक की आग को तैयार है, और मैं आज तुम्हें और तुझको मानने वाले सभी को मैं उस कभी ना खत्म होने वाले आग में धकेल दूंगा, और उस आग का ईंधन तुम जैसे और उसके मानने वाले होंगे। सत्य के बातों को सुनकर वह शैतान काफी गुस्सा हो गया और गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, मैं भी देखता हूँ कि एक मामूली सा लड़का कैसे मुझे मरता है। पर सत्य ने ये देख लिया था कि उस शैतान के आते ही वहां के सभी लोग फ्रिज हो गया था सिवाय उस गुंडों के, पर सत्य ने इन सबको नजरअंदाज कर दिया और उस शैतान की तरफ अपने सफेद ऊर्जा से हमला कर दिया। सत्य के सफेद ऊर्जा को देखकर वह शैतान भयानक हंसी हंसते हुए कहा, बच्चे मैं मानता हूँ कि तुम इन मामूली इंसानों से अलग हो, पर मेरे लिए तो तुम एक मच्छर के समान हो। वह शैतान इतना कहा ही था कि सत्य का सफेद ऊर्जा उस शैतान से टकरा गया। ये देखकर वह शैतान हंसते हुए कहा, बच्चे मेरा काली शक्ति तुम्हारे शुद्ध ऊर्जा मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। ये सुनकर सत्य ने कुछ नहीं कहा और शांति से खड़ा हो गया
और जब उस शैतान ने ये जब देखा कि सत्य शांति से खड़ा हो गया, तो वह शैतान ने हंसते हुए कहा, तो ठीक है बच्चे, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना कहते ही वह शैतान ने अपने हाथों में काली ऊर्जा को इकट्ठा किया और सत्य पर हमला कर दिया। ये देखकर सत्य ने उस हमले को अपने हाथ से रोकने की कोशिश करने लगा, और जब सत्य उस काली ऊर्जा से टकराया तो सत्य 2-3 कदम पीछे हो गया। और सत्य ने बिना किसी भाव के कहा, वाह क्या बात है, तो अब आएगा मजा। ये सुनकर वह शैतान ने हंसते हुए ही कहा, क्या बात है बच्चे, अब मुझे लगता है कि मैं अपना पूरा ताकत का उपयोग तुम पर कर सकता हूँ। और इतना कहकर उस शैतान ने अपने हाथों की चारों तरफ काली ऊर्जा को इकट्ठा किया और सत्य पर हमला करने लगा, जिसके कारण सत्य थोड़ा सा जमीन में धंसने लगा। और जब उस शैतान ने सत्य को जमीन में धंसते हुए देखा तो वह काफी खुश हो गया, और वह शैतान सत्य पर और भी तेजी से हमला करने लगा, जिसके कारण सत्य का पैर जमीन में काफी अंदर तक धंस गया और धीरे धीरे सत्य अपने घुटनों तक धंस गया, जिसके कारण वहां के पूरा सड़कों में दरार पड़ गया। और तभी वह शैतान ने देखा कि मानो सत्य पर उसके हमले का ज्यादा असर नहीं हो रहा हो। ये देखकर वह शैतान और भी गुस्सा हो गया और सत्य को उसके कॉलर से पकड़कर जमीन से बाहर ले आया और सत्य पर अपने सबसे शक्तिशाली तकनीक का इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। और वह अपने हाथों में बहुत ही ज्यादा काली शक्तियों को उपयोग करने लगा और सत्य की तरफ देखते हुए हंसते हुए कहा, बच्चे तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारा मौत मेरे सबसे ताकतवर तकनीक से होने वाला है। एपिसोड 18 शैतानों के राजा का अंत। उस शैतान की बातों को सुनकर और उसके हमले को देखकर सत्य ने शांति से कहा, तुम्हारा इतना औकात नहीं है कि तुम मुझे मार सको। सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि सारा शैतान भी मिलकर मुझे मरना भी चाहे तो भी तुम सभी मिलकर मुझे मार नहीं सकते। ये सुनकर वह शैतान काफी गुस्से से सत्य से कहा, सभी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा मौत तो मेरे ही हाथों से लिखा है। ये सुनकर सत्य ने कहा, तुम कोशिश करके देख सकते हो पर तुम मुझे नहीं मार सकते। इतना सुनते ही वह शैतान सत्य पर हमला कर दिया, और जब सत्य ने ये देखा तो वह मुस्कुरा दिया और अपने हाथों से उस हमले को रोकने के लिए अपने हाथों में सफ़ेद ऊर्जा को इकट्ठा किया और उस हमले को रोकने के लिए तैयार हो गया और अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। और जब सत्य और उस शैतान के हमले आपस में टकराया तो एक बहुत तेज धमाका हुआ और सत्य उड़कर काफी दूर जाकर गिरा और सत्य खड़ा होते हुए उस शैतान के सामने आ गया। और जब उस शैतान ने सत्य को अभी भी अपने पैरों पर चलते हुए आता देखा तो वह काफी हैरान हो गया और अपने हैरानी में ही बोला, ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम मेरे इतना शक्तिशाली तकनीक से नहीं बच सकते। पर सत्य तो अभी मुस्कुरा रहा था और सत्य ने मुस्कुराते हुए ही कहा, खुद को ईश्वर कहलाने वाला शैतान इतना कमजोर। और सत्य ने हाथ को झटका और कहा, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि खुद को ईश्वर कहलाने वाले की मैं क्या हालत करता हूँ, आज तुम भी देखोगे। और इतना कहते ही सत्य ने अपने हाथों में सफ़ेद ऊर्जा को लाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? मैं तो केवल तुम्हारा तकनीक देखना चाहता था, और जबकि मैंने तुम्हारा सभी तकनीकों को देख लिया है तो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर वह शैतान हंसते हुए ही कहा, तुम जैसा बच्चा मुझे नहीं मार सकता, भले ही तुम मेरे शक्तिशाली तकनीक से बच गए हो पर फिर भी मैं तुम्हें मार सकता हूँ। ये सुनते ही सत्य ने हंसते हुए ही कहा, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गया, तो अब तुम अपने सारे गलतियों के सजा पाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहकर सत्य ने उस शैतान पर हमला कर दिया, जिससे वह शैतान काफी पीछे जाकर गिरा। खुद को वह शैतान उठाते हुए कहा, बच्चे सच में तुझ में कुछ ताकत तो है पर फिर भी नहीं बचोगे। ये सुनकर तुम बातें बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो अब समय आ गया है कि तुम्हें हमेशा के लिए मौत के नींद सुलाने का। और सत्य ने अपने हाथ को हवा में ही गोल घुमाया और उस शैतान की तरफ फेंक दिया। और जब सत्य और उस शैतान का हमला टकराया तो वह शैतान फिर से काफ़ी दूर जाके गिरा, पर सत्य ने उस शैतान को आने का इंतजार नहीं किया और सत्य दौड़ते हुए उस शैतान के पास पहुंचा और उस पर एक जोरदार हमला कर दिया, जिसके कारण वह शैतान 10 फीट अंदर धंस गया। और सत्य ने उस शैतान को पकड़ा और उसे उठाकर फेंक दिया, जिससे वह एक बिल्डिंग पर जाके गिरा, जिससे वह बिल्डिंग एक पल में मलबे का ढेर बन गया। और वह शैतान जल्दी से उठकर खड़ा हुआ और सत्य की तरफ अपने काली ऊर्जा से वार कर दिया, पर सत्य ने उस काली ऊर्जा को एक मुक्का मारा, जिससे वह काली ऊर्जा उस शैतान जाकर टकरा गया।
जिससे उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकला और वह अपने दांत पीसते हुए अपने तकनीक से अपने कई सारे अपने जैसे दिखने वाला परछाई बना दिया, जिसके कारण सत्य कुछ समय तो उन सभी परछाई को देखा और सत्य ने एक परछाई पर हमला कर दिया, जिसके कारण फिर से उस शैतान के मुंह से एक चीख निकला जिससे वहां पर एक भयानक आवाज गूंजने लगा। पर सत्य ने उसके चीख को नजरअंदाज किया और उस शैतान का गला पकड़ लिया और अपना नर्क के आग को बाहर निकालने लगा। और जब सत्य के हाथों पर नर्क के आग बाहर आते ही वहां पर बहुत जोर जोर से नर्क के सारा लोग चिल्लाने लगा, निकालो, अब मैं इस आग को ज्यादा नहीं सह सकते। तभी सत्य ने उन सभी लोगों की चीख और गुहार को एक झटके में चुप करा दिया और उस नर्क के आग को बाहर आते ही उस एरिया के 10 किलोमीटर के अंदर का सारा चीज जलकर राख हो गया। तभी उस नर्क के आग को अपने हाथ में लाते हुए उस शैतान पर हमला कर दिया, जिससे वह एक पल में जलकर राख हो गया। और जब सत्य उस शैतान को मार दिया तो ये देखकर वह गुंडे अपने मौत के डर से उसे छोड़ने का भीख मांगने लगा। तभी सत्य ने कहा, जब तुम सब ने अपने सामने मौत को देखकर माफी मांगने लगे हो, पर इसके लिए काफी देर हो गया है, तो अब पछताने का कोई फायदा नहीं, तो अब तुम सभी मरने के लिए तैयार हो जाओ। और जब सत्य उन सभी लोगों को मारने के लिए अपना हाथ उठाया तो सत्य ने देखा कि उनमें से एक गुंडे के पास सत्य और उसके मां का फोटो था। ये देखकर सत्य ने उस गुंडे से बोला, अगर मरना नहीं चाहते हो तो चुपचाप ये बता दो कि मुझे और मेरे मां को मारने के लिए किसने कहा है। ये सुनकर कि उसके हाथ में जो फोटो है वह सत्य और उसके मां का है तो वह गुंडे डरते हुए कहा, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बताता हूँ कि तुम्हारे परिवार को मारने के लिए किसने कहा है। ये सुनकर वह गुंडा बोला, रॉय खानदान ने तुम्हें और तुम्हारे मां को मारने को कहा। तभी जो सत्य ने सुना तो वो सुनकर सत्य के चेहरे पर बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा, रॉय खानदान, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब तुम्हें मरने से कोई भी बचा नहीं सकता। और इतना कहते ही सत्य ने उस गुंडे का सर एक ही मुक्के में फोड़ दिया। और जब बाकी के गुंडों ने ये देखा तो वह और भी डर गए, पर सत्य ने कोई भी रहम नहीं किया और सत्य ने आसमान से एक बिजली को पकड़ लिया और उन सभी को एक ही बार में मार दिया। तो अब क्या होगा आगे, आखिर कौन है रॉय खानदान और वह सत्य और उसके मां को क्यों मरना चाहते हैं। एपिसोड 19 रॉय खानदान का कलंक। सत्य ने एक ही झटके में उन सभी गुंडों को मार दिया। ये देखते ही महेश को ज्यादा हैरानी नहीं हुई, पर उस लड़की ने जब ये सब देखा तो वह काफी डर गई। जब सत्य ने उस लड़की को डरते हुए देखा तो सत्य ने शांति से बोला, डरने की कोई बात नहीं है, तुम अब बिल्कुल ठीक हो। ये सुनकर वह लड़की ने सत्य की तरफ देखा तो सत्य के चेहरे का मुस्कान देखकर वह भी शांत हो गई। और उसने जब सत्य को देखा तो वह काफी हैरान हो गई, क्योंकि सत्य एक ही पल पहले तो एक बन गया था और सभी गुंडों को एक बहुत क्रूर मौत मारा था, पर सत्य अभी इतना शांत है कि मानो उसने कुछ किया ही नहीं। पर सत्य को देखकर अब उसे कोई डर नहीं लग रही थी। फिर वह लड़की बोली, मुझे बचाने के लिए आपका शुक्रिया, वैसे मैं तो अपनी पहचान बताना ही भूल गई। वैसे मैं हूं अग्रवाल खानदान की तीसरी बेटी और मेरा नाम है राधिका अग्रवाल। ये सुनकर सत्य ने हाँ में सिर हिलाया और अपने आसपास का ध्यानक आभा को गायब कर दिया और एक सामान्य इंसान की तरह बिल्कुल नॉर्मल हो गया। और जब सत्य ने अपने आसपास की आभा को हटाया तो राधिका को सत्य से कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे तो सत्य से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्शन होने लगा। और तब जाकर राधिका अग्रवाल ने सत्य को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखा तो सत्य के हैंडसोमनेस को देखकर राधिका के मानो दिल की धड़कन ही रुक गई हो। पर राधिका आहें भरने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। जब तक राधिका कुछ बोलती तब तक सत्य वहां से जा चुका था। ये देखकर राधिका को गुस्सा आने के बदले उसे तो सत्य से और भी ज्यादा अट्रैक्शन होने लगा और वह अपने मन में ही बोली, तुम चाहे जहां भी चले जाओ, मैं तुम्हें खोज कर ही रहूंगी मिस्टर हैंडसम मैन। और इतना कहकर वह अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई। पर जब से राधिका ने सत्य को देखा था तब से उसे किसी पर भी ध्यान नहीं था। वह भले ही गाड़ी चला रही थी पर उसका ध्यान और दिल मानो सत्य ने चोरी करके ले गया हो। ये सोचते सोचते वह कब अग्रवाल पैलेस के गेट के सामने आ गई, उसे तो कुछ पता ही नहीं चली। तभी उसे किसी के चिल्लाने से राधिका का ध्यान टूटा और वह अपने सोच से बाहर आ गई। तभी किसी बुजुर्ग आदमी की आवाज आया, राधिका मैडम गाड़ी को रोकिए, क्या आप मुझे आज मारकर ही छोड़ेंगी क्या। ये सुनकर राधिका ने झट से गाड़ी का ब्रेक लगा दी
और वह गाड़ी से बाहर निकलती हुई बोली, रामू काका मुझे माफ कर देना। वो दरअसल मैं कुछ सोच रही थी। ये सुनकर रामू काका ने चैन सांस लेते हुए कहा, चलो ठीक है, ईश्वर का शुक्र है कि उसने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज आप मुझे मारने का पूरा प्लान ही बना लिया था। ये सुनकर राधिका ने हंसते हुए कहा, अच्छा ठीक है रामू काका, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर रामू काका ने बोला, अच्छा ठीक, तुम अच्छे से जानती हो कि इस बूढ़े इंसान को कैसे मानना है। ये सुनकर राधिका ने हंसते हुए ही कहा, हाँ ये बात तो है, आखिर में मैं इतनी प्यारी जो हूँ। ये सुनकर रामू काका ने भी हंसते हुए कहा, हाँ ये बात तो, आखिर आप इतनी प्यारी है कि कोई भी आपसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकता। ये सुनकर राधिका ने मुस्कुरा दिया। वह दोनों आपस में बातें कर ही रहे था कि तभी अहेलिया अग्रवाल वहां आ गई और राधिका से बोली, ओहो राधिका, आखिर तुम रामू काका को परेशान करना कब बंद करोगी। ये सुनकर राधिका ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा, माँ मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। ये सुनकर अहेलिया ने राधिका का चेहरा अपने हाथ में लिया और प्यार से उसके माथा को चूमते हुए कहा, आखिर मेरी प्यारी बेटी मुझसे क्यों नाराज है। ये सुनते ही राधिका बोली, माँ जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए गई तो आपने मुझे छोड़ने भी नहीं गई। ये सुनते ही अहेलिया ने हंस दिया और बोली, तो इतनी सी बातों के लिए तुम नाराज हो। अच्छा ठीक है, अब से मैं जब भी तुम कहीं जाओगी मैं तुम्हें छोड़ने जरूर जाऊंगी। ये सुनकर राधिका बोली, अच्छा ठीक है, अब मुझे बहुत तेज भूख लगी है। ये सुनकर अहेलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगी, इसलिए मैंने तुम्हारी मनपसंद खाना बना के रखी है। ये सुनते ही राधिका ने झट से बोली, माँ आपको मेरी सारी दिल की बातें पहले ही कैसे पता चल जाती है। ये सुनते ही अहेलिया बोली, ये एक जादू है जो सिर्फ एक माँ को ही पता होती है। एक बार तुम्हारी शादी हो जाए और बच्चे हो जाए तो फिर तुम्हें ये जादू अपने आप ही मिल जाएगी। ये सुनकर राधिका ने थोड़ा नाराज होते हुए बोली, माँ आप तो सिर्फ मेरी शादी के पीछे ही क्यों पड़ी रहती है। आपकी इसी तौचार से बचने के लिए ही मैंने 6 महीने के लिए बाहर कोर्स करने के लिए चली गई, पर आप तो अभी भी मेरे शादी के पीछे ही पड़ गई है। और तभी अहेलिया ने कहा, अच्छा ये सब बातें छोड़ो और जल्दी चलो, कहीं तुम्हारी मनपसंद आलू के पराठे कहीं ठंडा ना हो जाए। इतना सुनते ही राधिका के मुंह में पानी आ गई और वह तेजी से डाइनिंग हॉल की तरफ चली गई। डाइनिंग हॉल में आते ही राधिका ने आलू के पराठे पर टूट पड़ी। अभी राधिका ऐसे खाना खा रही थी जैसे कोई शैतान कई सालों से खाना नहीं खाया हो और अचानक से उसे खाना मिल गया हो। ये सब देखकर अहेलिया बोली, तुम बिल्कुल भी नहीं सुधरी। यहाँ अग्रवाल खानदान राधिका के वापस आने की खुशी मना रहा था, तो वही सत्य अपने यूनिवर्सिटी के पास पहुंच गया था। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर आ गया था और महेश ने गाड़ी रोक दिया और सत्य गाड़ी से बाहर आ गया और सत्य यूनिवर्सिटी के तरफ जाने लगा। जब सत्य यूनिवर्सिटी की ओर जा ही रहा था कि तभी पीछे से महेश ने आवाज दिया और सत्य ने ये देखा तो वह बोला, क्या आपको कुछ कहना है। तभी महेश जल्दी से अपने जेब से एक प्लेटिनियम कार्ड निकाला और सत्य को देते हुए कहा, मिस्टर सत्य, ये हमारे खानदान की तरफ से एक छोटा सा तोहफा कबूल कीजिए। ये सुनकर सत्य ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप उस कार्ड को ले लिया और यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया। और इधर रॉय खानदान में एक आदमी आया और रॉय खानदान के मुखिया से कहा, पापा हमारे खानदान का कलंक वह ममता और उसका बेटा सत्य अभी भी जिंदा है। ये सुनकर रॉय खानदान का मुखिया गुस्से से बोला, पर उसे मारने के लिए तो हमने हत्यारे गुंडों को पैसे भी दिया है, तो क्या उन लोगों ने उसे नहीं मारा। ये सुनकर वह आदमी जिसका नाम सुरेश था वह बोला, पापा हमने जिसे उन सभी को मारने के लिए पैसा दिया है वह तो खुद आज मारा गया है। ये सुनकर रॉय खानदान का मुखिया बोला, चाहे जो भी हो पर उस कलंक को जल्दी से मारो। ये सुनकर सुरेश बोला, ठीक है पापा, मैं उस कलंक को मारने के लिए किसी और आदमी को भेजता हूँ। एपिसोड 20 मॉल के सारी लड़कियां गिरा सत्य के प्यार में। जब सत्य यूनिवर्सिटी के अंदर आया तो सभी क्लास के लड़कियों में हाहाकार मच गया और सभी लड़कियां अपने अपने क्लासरूम से बाहर निकलकर वह सभी लड़कियां सत्य के पास आ गई और उनमें से एक बोली, सत्य कहीं आपको चोट तो नहीं लगी है ना। और तभी एक दूसरी लड़की बोली, मुझे देखने दो, और ये कहकर वह लड़की सत्य के करीब आ गई। और जब वह लड़की सत्य के करीब आए तो उसकी दिल जोरों से धड़कने लगा जिसके कारण वह लड़की थोड़ा सा घबरा गई।
पर किसी भी तरह से हिम्मत करके वह सत्य के चेहरे को छूने लगी। जब वह लड़की के चेहरे की तरफ अपनी हाथ बढ़ा रही थी तो सभी ने देखा कि उस लड़की की हाथ थोड़ा कांपने लगी थी। पर कैसे भी करके वह अपने हाथ को सत्य के चेहरे के काफी करीब ले आई। ये देखकर बाकी की लड़कियां तो गुस्से और जलन से भर गई। उन सभी लड़कियों के जलन और गुस्से के बीच आखिरकार उसने अपनी हाथ को सत्य के चेहरे को आखिरकार छू ही लिया। सत्य के चेहरे को छूते ही उस लड़की को लगा कि मानो कि वह सत्य के चेहरे को नहीं बल्कि किसी बादल को छू रही हो। वह लड़की सत्य के चेहरे की सॉफ्ट स्किन फील ही कर रही थी कि तभी प्रिंसिपल सोनिया की आवाज वहां जोर से गूंजा, आखिर तुम सभी यहाँ कर क्या रही हो। ये सुनते ही वह लड़की जो सत्य के चेहरे की सॉफ्टनेस और खूबसूरती को देख ही रही थी कि तभी उसकी ध्यान प्रिंसिपल मैम के आवाज से टूट गई और वह हड़बड़ाहट और शर्म के कारण उसकी चेहरा तो शर्म से लाल हो गई और वह काफी पीछे हट गई। ये देखकर कि वह लड़की पीछे हट गई है तो ये देखकर वहां की सारी लड़कियां एक राहत के सांस लेने लगी। उन सबको तो यही लगा था कि उससे पहले कहीं सत्य को वह लड़की ना किस कर दे, पर उस लड़की को पीछे हटते देख सभी लड़कियां राहत की सांस लेने लगी। अगर उस लड़की का ध्यान प्रिंसिपल मैम के आवाज से अगर नहीं टूटता तो वह सच में सत्य को किस करने से खुद को नहीं रोक पाती। तभी प्रिंसिपल मैम वहां आती है और सभी लड़कियों की तरफ देखती है और उन सभी से कहती है, तुम सभी अपने अपने क्लासरूम में जाओ। ये सुनकर सभी लड़कियां ना चाहते हुए भी वहां से चली गई और तभी प्रिंसिपल मैम बोली, सत्य तुम मेरे पीछे पीछे आओ। ये सुनकर सत्य ने कुछ भी नहीं कहा और प्रिंसिपल मैम के पीछे पीछे चला गया। प्रिंसिपल ऑफिस में आते ही प्रिंसिपल मैम बोली, पहले तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। तभी सत्य थोड़ा सा हंसते हुए कहा, कहीं आपको वो सभी देखकर जलन तो नहीं हो रही है। ये सुनकर प्रिंसिपल सोनिया थोड़ा सा हैरान हो गई, क्योंकि ना जाने क्यों पर सत्य को बहुत सारा लड़कियों से घिरा देखा तो वह काफी जलन महसूस करने लगी थी। खैर प्रिंसिपल मैम सोनिया ये समझ गई थी कि सत्य उसकी केवल टांग खींच रहा है और फिर सत्य के तरफ गंभीरता से देखते हुए कहा, मुझे पता चला है कि रॉय खानदान तुम्हें मरने के लिए किसी ताकतवर इंसान को बुलाया है। ये सुनकर सत्य ने शांति से कहा, तो आपको क्या लगता है कि वह मुझ पर कब हमला करने वाला है। ये सुनकर प्रिंसिपल मैम सोनिया ने गंभीरता से कहा, वह कब हमला करने वाला है मुझे नहीं पता, पर तुम्हें काफी सतर्क रहना होगा। ये सुनकर सत्य ने गंभीरता से कहा, आप चिंता मत कीजिए, अगर रॉय खानदान मुझसे टकराना चाहता है तो उसे बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। ये सुनकर प्रिंसिपल मैम सोनिया ने कुछ नहीं कहा और सत्य शांति से प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ गया और यूनिवर्सिटी के बाहर की ओर चलने लगा। ये सुनकर प्रिंसिपल मैम सोनिया आहे भरने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। और जब सत्य गेट के पास आया तो उसने देखा कि काजल वहां सत्य का इंतजार कर रही है और जब सत्य को काजल ने देखी तो वह अपनी गाड़ी लेकर सत्य के पास आ गई और थोड़ा नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बोली, तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं है। ये सुनकर सत्य ने कहा, भला मुझे बुखार क्यों होगा। तभी काजल बोली, अच्छा नहीं है तो फिर मुझे देखकर तुम ऐसे क्यों भाग आए जैसे कि मैं वहां हूं ही नहीं। जब सत्य ने ये सुना तो वह कुछ भी नहीं बोला और चुपचाप काजल के गाड़ी में आके बैठ गया। ये देखकर काजल के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई और वह सत्य को लेकर पहले तो अपने एक मॉल में ले गई और जब सत्य ने काजल से पूछा कि उसने मॉल के बाहर क्यों रोक दिया तो काजल हंस दी और बोली, पहले हम तुम्हारे लिए एक अच्छा सा कपड़े लेने वाले हैं और उसके बाद हम डिनर करने जाएंगे। ये सुनकर सत्य ने हाँ में सिर हिला दिया और काजल के साथ उस मॉल में चला गया। और जब काजल और सत्य मॉल में पहुंचा तो वहां काम करने वाली एक लड़की वहां आई और काजल से बोली, काजल मैडम आप बहुत समय बाद मॉल में आए हैं और ये मिस्टर हैंडसम जो आपके साथ आया है वह कौन है। ये सुनते ही काजल को थोड़ा जलन हुआ और काजल ने कहा, ये है हमारा खास मेहमान मिस्टर सत्य और मैं इन्हें यहाँ कपड़ा दिलाने लाई हूँ। और इतना कहकर काजल ने सत्य का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर चली गई। ये देखकर वह लड़की भी अंदर आ गई और काजल ने बहुत ही मुश्किल से अपने पसंद का सफ़ेद रंग का कोट निकाला और सत्य से कहा, क्यों ना तुम इसे पहनकर देखो। ये सुनकर सत्य ने झट से अपना शर्ट को उतार दिया जिससे सत्य के हैंडसम और गठीला बदन नजर आने लगा और जब काजल और बाकी के लड़कियां देखा तो वह बस सत्य के गठीला बदन को वहां के सभी लोग अपना आंखें फाड़ के देखने लगा।
जिससे सत्य को थोड़ा अजीब लगा और उसने जल्दी उस कोट को पहन लिया, जिसके कारण सत्य और भी हैंडसम लगने लगा। तो अब क्या होगा आगे, आखिर सत्य को देखने के बाद क्या होगा, उस लड़कियों का रिएक्शन, कहीं वह सभी लड़कियां भी तो सत्य के पीछे तो नहीं पड़ जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।